पाकिस्तान नहीं, ये तो फुल पाकिस्तान बनता जा रहा है। योगी जी के राज में पाकिस्तान कैसे हो सकता है? सवाल इस बात का है कि क्या मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। ये मुद्दे की टाइमिंग 2027 से पहले केवल इसलिए है। संगी सोम ने समर्थन किया है रामभद्राचार्य की इस बात का, क्या वाकई में मिनी पाकिस्तान बन रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका इन भारत मीडिया नेटवर्क पे। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज सवाल इस बात का है कि क्या मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। आज सवाल इस बात का है कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में कैसे मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आज सवाल इस बात का है कि क्यों एक बीजेपी विधायक ये बात ठोक कर कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या पॉलिटिकल उठापटक होने वाली है, इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे हमारे एक खास कार्यक्रम पॉलिटिकल उठापटक पे। और हर बार की तरह इस बार मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नकुल प्रणाम अपने इस कार्यक्रम के लिए। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज्यादा इग्नोर और नेग्लेक्ट हो रहा है। तो आज यही सवाल उठ रहा है क्योंकि एक कथावाचक हैं तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी, जब वो मेरठ पहुंचे कथा करने के लिए तो उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि जो मुसलमान हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। उन्होंने महिलाओं पर भी सवाल उठाए और इस पूरे घटनाक्रम पर कि आप क्या समझते हैं, किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को आप देख रहे हैं और संगी सोम जब समर्थन कर रहे हैं। इस मामले को लेकर बड़ा सेंसिटिव होकर हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा क्या सिर्फ राजनीतिक क्षेत्रों में, हलकों में एक सनसनी फैलाने के लिए है? क्या ये मुद्दा हिंदू मुसलमान के बीच खाई खींचने के लिए है? क्या ये मुद्दे की टाइमिंग 2027 से पहले केवल इसलिए है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए? ये इन सब डिस्कशन के पीछे है। लेकिन जब रामभद्राचार्य जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में राम कथा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिनी पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ये सोचना जरूरी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेरठ में ही उन्होंने मिनी पाकिस्तान की क्यों बात करी। और उस समय बात करी जब उससे करीब करीब 15-20 दिन पहले एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने एक उपनगर का नाम इस्लामाबाद रखा। आपने भी वो खबर कवर करी थी, हमने भी वो खबर कवर करी है, धर्मेंद्र भारद्वाज से हमने बात करी। और उससे पहले एक रिपोर्ट लीक हो जाती है संभल की, जिसमें पता चलता है कि किस तरीके से संभल में हिंदुओं की जनसंख्या घटती जा रही है। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो श्री रामभद्राचार्य जी का बड़ा क्वेश्चन उठा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन रहा है, वो कहीं ना कहीं तो बीजेपी के उस मुद्दे को दोबारा से उठाने की कोशिश कर रहा है। वहीं से जहां से बीजेपी का कनेक्शन शुरू हुआ था सत्ता से, वहीं से ये चीजें उठाने की शुरुआत हो रही है और उसके सूत्रधार इस बार बनने की कोशिश कर रहे हैं संगी सोम। संगी सोम ने समर्थन किया है रामभद्राचार्य की इस बात का और सवाल यही है, क्या वाकई में मिनी पाकिस्तान बन रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखिए, यहां पर मिनी पाकिस्तान बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये तो उस जनसंख्या गणना से पता चलता जो बीजेपी ने कई साल से नहीं कराई। आप किस आधार पर कह रहे हैं? श्री रामभद्राचार्य किस आधार पर कह रहे हैं? क्या साइंटिफिक आधार है या सिर्फ जो कान की सुनी सुनाई बात है यह उस पर है? क्योंकि आप भी जानते हैं जो अशिक्षित मुसलमान है, अशिक्षित हिंदू है, वहां पर परिवार की कंपोजिशन बड़ी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन जो शिक्षित मुसलमान है उसमें 2-3 बच्चों का कॉन्सेप्ट आ चुका है। एक बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत रेयर है, लेकिन 3 बच्चों का कॉन्सेप्ट आ चुका है, अब भी देख रहे हैं। लेकिन अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं मिनी पाकिस्तान बन रहा है और संगीत सोम उसका समर्थन कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी सरकार क्या कर रही है और किन मुद्दों पे कहा जा रहा है? नकुल, एक सवाल मेरे दिमाग में एक और आता है कि पॉलिटिकल उठापटक जब हम एक कार्यक्रम करते हैं तो दिमाग में हर वक्त वही चीज रहती है, पॉलिटिकल उठापटक। 2013 वो दंगे सबको याद है, पूरा देश इस दंगे को याद करता है। आरोप लगाए गए थे उस दौर में कि अमित शाह ने सारी प्लानिंग की थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहुंचकर, और ये तमाम जो दंगे थे उन दंगों को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप में भुनाया था। अब जब दोबारा रामभद्राचार्य क्रांतिकारी धरती पर पहुंचे हैं और ये बात कह रहे हैं, अब दूसरा बयान में रामभद्राचार्य जी का जिक्र करूंगा जिसमें वो कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं मशीनों की तरह इस्तेमाल की जाती हैं इस्लाम में, और मशीनों की तरह उनसे बच्चे पैदा कराए जाते हैं 20-20, 25-25।
ऐसे में हिंदू जो समाज है उसे जागृत होना होगा। यहाँ मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। देखिए, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता जिस तरीके से चाहे मुस्लिम महिलाएं हो चाहे हिंदू महिला हो, इस तरीके के बयान से हमें गुरेज करना चाहिए और इसकी हमें ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये मुद्दा इतना ही सीरियस है नकुल, तो इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी तक क्यों नहीं आया है? क्यों आप जब जिला अस्पताल में, मेडिकल में और जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं और सरकारी योजना के केंद्र हैं, उनमें आप चेक पॉइंट क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? अगर आप इसी कंपोजिशन, डेमोग्राफी पर बात कर रहे हैं कि मुस्लिमों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और सरकारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम ले रहे हैं, तो आपने उस स्टेप को रोकने के लिए क्या कहा? केवल सनसनी फैलाने के लिए? आपने एक मुद्दा और उठाया नकुल, एक और 2013 का वो मुजफ्फरनगर दंगा जिसमें अमित शाह के बारे में आपने जिक्र करा है, तो मुझे अभी अभी बैठे बैठे ये ध्यान आया। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि अमित शाह को चाणक्य क्यों कहा जाता है। आपने ये बात उठाई है, तो क्या इसी तरीके की प्लानिंग जो अमित शाह जी की टेबल से निकलती है और फिर बीजेपी के नेता उसे अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ाते हैं, क्या ये उसी का एक हिस्सा है? क्योंकि इस श्री राम भद्राचार्य के इस वक्तव्य से पहले आपको उस रिपोर्ट पे भी बात करनी चाहिए जो संभल की रिपोर्ट है। और संभल की रिपोर्ट कैसे लीक हुई, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस संभल की रिपोर्ट में जो बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है जिसकी अभी किसी ने भी पुष्टि नहीं की है, वो है हिंदुओं की जनसंख्या घटती हुई जा रही है और बहुत तेज घटती हुई जा रही है संभल में, और मुसलमानों की जनसंख्या संभल में बढ़ती भी जा रही है। अब जब राम भद्राचार्य जी का बयान आया है तो मौलाना का भी बयान सामने आया। बरेली के मौलाना ने कहा कि कथावाचकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो इस्लाम वाले लोग हैं वो हम महिलाओं को बहुत संस्कारों के साथ रखते हैं, उनकी शिक्षा की वकालत करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, और ऐसे में कथावाचकों को चाहिए कि वो इस्लाम में और महिलाओं में इंटरेस्ट लेना बंद कराए। आइए दर्शकों को सुनाते हैं वो बयान। जी, आजकल कथावाचक मुसलमानों पर और महिलाओं पर ज्यादा मेहरबान है और कुछ न कुछ आपत्तिजनक बातें कहते हैं जिसका जवाब देना जरूरी होता है। ये इस तरह की बातें करना फजूल है और समाज को कमजोर करने वाली बातें हैं। कथावाचकों को चाहिए कि वो अपने समाज के दरमियान जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करें, मुसलमान समाज की तरफ न देखें। हमें उनकी जरूरत नहीं है, उनकी आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ खुद मजहबी रहनुमा है, हम खुद इस्लाह अपनी कौम की करते रहेंगे। तो बयान आपने सुना दर्शकों। अब सवाल यही उठता है कि राम भद्राचार्य मिनी पाकिस्तान की अगर बात कर रहे हैं के तो दर्शक, हमारे देश के लोग ये बात भी समझना चाहेंगे कि 10 साल से 11 साल से जब बीजेपी की सरकार केंद्र में है और अलग अलग राज्यों में उन्हें बहुमत प्राप्त है, तो ये मिनी पाकिस्तान की बात आज हिंदू संतों को क्यों करनी पड़ रही है, जिस हिंदू कम्युनिटी ने बीजेपी को बड़े लेवल पर वोट किया। देखिए, श्री राम भद्राचार्य ने अपनी टोन में कहा है, अपने हिसाब से कहा है। जरा एक बैक गियर लगा लीजिए, कुछ ज्यादा बैक गियर नहीं है, 20-25 दिन का बैक गियर है। जब आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर एक विशेष वक्तव्य दिया था सरसंघ संचालक श्री मोहन भागवत जी ने, उन्होंने कहा था कि हिंदू परिवारों को 3-3 बच्चे करने चाहिए। बड़ा बयान दिया था और वो कहीं ना कहीं इस डेमोग्राफिकल चेंज के बारे में इनडायरेक्टली कह रहे थे। और श्री राम भद्राचार्य जिसका समर्थन ये कर रहे हैं संगीत सोम, उसको उन्होंने रिफाइंड रूप में कहा था। लेकिन प्रश्न आपका भी वही है, हमारा भी वही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या 370 धारा से पहले नहीं आना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या 3 तलाक से पहले नहीं आना चाहिए? क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून तब नहीं आना चाहिए था जब आपने डिमोनेटाइजेशन करा? सबसे प्राइम मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण कानून का है। और मुझे वो दौर याद आ गया नकुल, थोड़ा सा पीछे, मैं आपसे समय की हमारे पास तंगी रहती है, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, वो दौर ले जाऊंगा जिस दौर को इमरजेंसी के बारे में सब लोग खुलकर कांग्रेस पर हमला करते हैं। मैं वहद केवल अभी तक जितनी भी मैंने पॉलिटिकल कवरेज की है उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी का वो दौर जिसमें उन्होंने एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो, फैमिली प्लानिंग का जो ये रूप है जिसमें
उन्होंने फैमिली प्लानिंग को लेकर इतना बड़ा कार्यक्रम चला था, कैंपेन चला था, और उसके बाद यही सब लोग उनके ऊपर हमला कर रहे थे। अगर वो जनसंख्या नियंत्रण कानून तब से आज हम तक कामयाब हो जाते तो हमारे मैक्सिमम रिसोर्स की वेस्टेज नहीं होती, हमारी डेमोग्राफिकल डिसबैलेंस जो है वो नहीं होता, हमें हिंदू मुसलमान करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, और 80% राज्यों में बीजेपी की सरकार। लाए तो थे, यूपी में जनसंख्या नियंत्रण की बात हुई, लाए भी कानून, चर्चा भी हुई, और ये बात भी कही गई कि भैया जिनके 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, ये सिर्फ डिस्कशन। आप सरकारी सुविधाएं रोक दें और ये कह दें कि जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा इस देश में, तो ये संभव नहीं है, कि उस देश की जनता बहुत हठी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सरकारी सुविधाएं उसे दीजिए नहीं दीजिए, आप राशन दीजिए नहीं दीजिए, वो अपने बच्चे 10 पैदा कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक सख्ती नहीं होगी, जब तक इस बात को नहीं समझा जाएगा। और ये आजाद भारत है, और ये आजाद भारत एक व्यक्ति का नहीं है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर नकुल हमें सुनने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसी स्टेटमेंट से पहले, श्री राम भद्राचार्य के स्टेटमेंट से पहले श्री मोहन भागवत जी का एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सब लोग, कोई अलग नहीं है, जो पीछे छूटे में भी है उन्हें भी साथ लेकर हम चलेंगे। क्या इस बयान से वो दूरियां बढ़ेगी? दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं और बीजेपी की नेता 90 करोड़ की बात करते हैं। जी हाँ, इन दोनों स्टेटमेंट्स में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन आपका, हमारा चैनल और हमारा ये कार्यक्रम एक पॉजिटिव संदेश देता है। अगर श्री राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिनी पाकिस्तान बन रहा है, तो आप रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? संगीत सोम का बयान सुनवा दें यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, संगीत सोम का बयान सुन। तो अब मेरा सवाल आपसे है, आपने बहुत संगीत सोम के इंटरव्यू किए हैं, मैंने भी किए हैं, आपको इस इंटरव्यू के पीछे क्या मंतव्य, क्या ऑब्जेक्टिव संगीत सोम का लग रहा है नकुल? देखिए, अगर मैं संगीत सोम की बात करूं तो संगीत सोम एक मंझे हुए नेता है। जब वो विधायक थे तब भी बिल्कुल बेबाकी से काम करते थे, जब विधायक नहीं है तब भी उन्होंने अपनी बेबाकी और अपनी ताकत दिखा दी, और वो ताकत उनकी कांवड़ यात्रा के दौरान जब पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया और उसके बाद जब वो योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े थे तो वहां दिखाई दे गई थी। तो कुल मिलाकर इस वक्त संगीत सोम का मकसद यही है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले खुद को दोबारा स्थापित किया जाए सरधना में, और सरधना में नहीं, मेरठ में नहीं, उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्थापित किया जाए, ताकि यूपी में विधान सभा में उन्हें बैठने का उस लेवल पर मौका मिले जहां मंत्री और संतरी बैठ रहे हैं। जो पद के वो पहले के दावेदार थे, वो पद उन्हें आज तक नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि संगीत सोम इस वक्त फुल दावेदारी के बोर्ड में है, जो उन्हें करना पड़ेगा। आपने देख लीजिए, टोल पर जब सैनिक के साथ जब अभद्रता हुई तो संगीत सोम अकेले नेता थे जो वहां जाकर बैठकर धरना दे रहे थे, और पुलिस से कह दिया था कि आपसे काम नहीं चलेगा, आप और अपने बड़े अधिकारी को वहां पर बुलाइए। तो अब वो मूड में है। तो मुझे लगता है कि ये संगीत सोम की अलग रणनीति है, लेकिन राम भद्राचार्य ने उन्हें खाद देने का काम किया है मुद्दा उठाकर। मैं नकुल की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा थोड़ा सा दिशा अलग है। यहां पर दो, मैं नकुल आपकी बात नहीं काट रहा हूं, मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं, आप ही के उदाहरण पर मैं दे रहा हूं। जैसे कि वो जब कांवड़ यात्रा के दौरान जब मुख्यमंत्री आए थे और वो अपनी कार लेकर जा रहे थे, अपने काफिला लेकर जा रहे थे, उनको रोक लिया था। फिर वहां पर एसपी ट्रैफिक और सीओ से जब बातचीत हुई तो उसके बाद उन्होंने बैक स्टेप ले लिया। फिर जब वो वहां पर टोल प्लाजा पर पहुंचे, टोल प्लाजा पर उन्होंने जनता के सामने फोन लेकर कहा, नहीं जी आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, डीएम साहब, आपको एसएसपी साहब यहाँ पे आना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, ये अंदर की वीडियो है, ये अंदर की। मैं क्योंकि उस टाइम खुद एसएसपी ऑफिस में था, मैं खुद वहां पर एक इंटरव्यू लेने गया था, और वहां पर एसएसपी ने, ये मैं आपको अपने स्पष्ट सूत्रों के साथ बता रहा हूं, वहां पर जो सीओ थे उनसे कहा था आप इस स्थिति को संभालिए। और आप देखिए, ना तो डीएम गए ना एसएसपी गए, वो चुपचाप, फिर ऊपर से कोई फोन आया होगा तो चले गए। लेकिन फायर ब्रांड नेता का जो एक तमगा लगा हुआ है संगीत सोम को, ये उसे ही शार्प करने की राजनीति है। क्योंकि संगीत सोम सरीखे नेता यदि जनसंख्या कानून की अवेयरनेस, जागरूकता को लेकर एक स्पष्ट बयान देते तो शायद उस ठाकुर 24 में, जिसमें जनसंख्या कानून माना जाता है और सरधना
और मुजफ्फरनगर जिसमें मुस्लिम डेमोग्राफी थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली है और उनके बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, वो भी इस बात को ध्यान से सुनते। अगर आप समाज की और राष्ट्र के बेहतरी की बात करना चाह रहे हैं तो आपने जनसंख्या कानून को लेकर किस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं वो बताइए। हाँ, श्री राम भद्राचार्य का एक अपना वक्तव्य, वो कभी संस्कृत पे आते हैं, कभी महिला पे आते हैं, कभी वो बागेश्वर धाम पर आते हैं, कभी अनिरुद्धाचार्य पे आते हैं, कभी प्रेमानंद जी पे आते हैं। तो मैं उनके बातों को एक सीनियर और बहुत ही संस्कृति में जो डूबे हुए महाव्यक्तित्व हैं उनकी तरह मैं उनको लेता हूँ। उनकी चिंता वाजिब हो सकती है, लेकिन राजनीतिक में संगीत सोम का यह बयान दोबारा से जिंदा होने की एक कोशिश है। बिल्कुल दर्शकों, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, पूरे देश को ये बात समझनी पड़ेगी कि क्या हमने पाया है और क्या हम खो चुके हैं। ये बात हम सबको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि जब 10 साल पहले हमने एक नई सरकार को चुना था तो किन मंतव्यों के साथ चुना था, किन टारगेट्स के साथ चुना था, और आज जब हम 10 साल बाद उस सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो क्या वही मुद्दे हमारे सामने नहीं आ रहे हैं जो पहले आ रहे थे 10 साल पहले। अगर 10 साल में हम इन मुद्दों को अब तक नहीं सुलझा पाए तो सोचिए हम स्मार्ट सिटी कहाँ से बना पाएंगे, सोचिए हम बुलेट ट्रेन कहाँ से चला पाएंगे, सोचिए हम आदर्श ग्राम कहाँ से बना पाएंगे। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए भारत मीडिया नेटवर्क के साथ। जय हिंद। पाकिस्तान नहीं, ये तो फुल पाकिस्तान बनता जा रहा है जिस योगी जी के राज में पाकिस्तान कैसे हो सकता है? सवाल इस बात का है कि क्या मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। ये मुद्दे की टाइमिंग 2027 से पहले केवल इसलिए है। संगीत सोम ने समर्थन किया है राम भद्राचार्य की इस बात का, क्या वाकई में मिनी पाकिस्तान बन रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश।